हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर वल्ला। आपकी अपनी डेली डोज ऑफ क्लास 10 साइंस। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हर साल बोर्ड्स में रिपीट होते हैं और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसको आप लोग वीवीआई कहते हैं। यानी कि अगर मैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो मार्क्स आपके गारंटी हैं। और हाँ, जिससे हमारी डेली रूटीन है मास्टर वाला की क्लास हर दिन शाम 6 बजे लाइव होती है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन एकदम टाइम पर कर सको और लास्ट मिनट तक आप स्ट्रेस फ्री रहो। तो चलो अपनी नोटबुक्स उठाओ, पेन्स रेडी करो और शुरू करते हैं आज की साइंस मास्टर क्लास, जहां हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका वायरल प्रश्न का सीरीज है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा इसके नियम को लिखिए। देखिए, ये आपको ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, वो यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, जब प्रकाश की किरण इस तरह से आती है, आपतित किरण, और किसी चमकदार सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह, चमकदार सतह क्या होता है, जैसे दर्पण वगैरह होता है, उस पर गिरकर और उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे कहते हैं? जब हम प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह, चिकनी सतह पर आती है, उससे टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में चले आती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम, पहला नियम क्या कहता है कि आपतन किरण, या इसे आपतित किरण भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई एक चमकदार सतह है, तो इस पर एक कोई किरण, प्रकाश की किरण ऐसे आके टकराया, तो ये जो किरण आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और फिर लौटकर जो वापस चली जाती है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। और इस बिंदु से खींचा गया लंब जो कहलाता है क्या? अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या? तीनों इसी लाइन पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। वो पहला नियम यही कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जैसे ये आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनाता है उसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच होता है उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये आपके दो नियम हुए प्रकाश के परावर्तन के। आई होप यहां तक आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? दोष मतलब किसी चीज में कमी, दृष्टि मतलब देखने, मतलब जो देखने में जिसमें कमी आता है उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? यानी जब किसी व्यक्ति की आंख, किसी भी व्यक्ति की आंख वस्तुओं को सही तरीके से, यानी स्पष्ट रूप से देखने में क्या होता है? असमर्थ होता है, मतलब सही से वो देख नहीं पाता है। जब किसी भी व्यक्ति की आंख किसी वस्तु को देखने में, स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो जाती है, अर्थात वस्तुओं की छवि, उसका जो वस्तुओं का जो इमेज बनता है, उसकी जो छवि बनता है, वो रेटिना पर स्पष्ट रूप से न बनता हो। अगर स्पष्ट रूप से बनेगा, सही तरीके से बनेगा, तो हमें सही सही दिखाई देगा। लेकिन उसके रेटिना, हमारा छवि बनता है हमारे आंख के रेटिना पर बनता है। तो उस आंख के रेटिना पर उसका अगर छवि स्पष्ट रूप से न बने, तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब आंख की लेंस प्रणाली, जो हमारे आंख की लेंस होती है, उसमें अगर दोष आ जाता है, यानी आंख की लेंस प्रणाली में दोष आ जाने के कारण वस्तुओं की छवि रेटिना पर स्पष्ट रूप से या सही तरीके से नहीं बनती है, सही रूप से नहीं बनती है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है वृद्धावस्था दृष्टि दोष। अगर आपको 2 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको इतना तक यहीं तक लिखना है, उसके प्रकार लिख के छोड़ देना है। वही आपको अगर ये ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछा था, फिर आपको इन तीनों को फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो अब हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं इन तीनों को डिटेल में कि निकट दृष्टि दोष आखिर होता क्या है। इसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं।
तो इस दोष में क्या होता है कि व्यक्ति की जो निकट की वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजों को आसानी से देख लेगा, मतलब वो अच्छी तरीके से देख लेगा। यानी इस दोष में क्या होता है, व्यक्ति निकट की वस्तुओं को सही तरीके से यानी स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को उसको दूर की वस्तुएं क्या दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। इसे ही हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और ये किस कारण से होता है, इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक का जो सामान्य से अधिक लंबा हो जाना। जो हमारे नेत्र गोलक है यानी हमारे नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो क्या होती है, सामान्य से ज्यादा लंबा हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा लंबा हो जाता है। इसी कारण हमारा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें हमारा छवि कहाँ बनता है, तो इस दृष्टि दोष में हमारा छवि जो होता है, दूर की वस्तुओं की छवि रेटिना के क्या बनती है, आगे बन जाती है। आपको सेम एज इट इज लिख देना है। इसका छवि का निर्माण कहाँ होता है, दूर की वस्तुओं की छवि का रेटिना के आगे बनती है। और इसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं, अगर किसी को ये दृष्टि दोष हो गया तो उसको हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं। तो इस दोष को सुधार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस द्वारा इस दोष को सुधार किया जा सकता है। किसी को भी अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको अवतल लेंस की सलाह देगा। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, इसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष में क्या होता है कि इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, परंतु लेकिन क्या करता है, निकट की वस्तुओं को वो धुंधली दिखाई देती है। उसको दूर की वस्तु वो आसानी से स्पष्ट रूप से देख लेगा, लेकिन जो निकट की वस्तु है इसमें उसको वो धुंधली दिखाई देगी। तो ये किस कारण से होता है, इसमें नेत्र गोलक का जो सामान्य से उसमें क्या होता है, अधिक हो जाना होता था, बढ़ जाना होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक यानी जो हमारी लेंस की वक्रता है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। यानी नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। और इस दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो हमारा छवि जो बनता है वो निकट की वस्तुओं की छवि कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के क्या बनता था, आगे बनता था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनती है जो छवि बनती है। और इसको सुधार कैसे किया सकता है, तो इस दोष का सुधार, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस दोष का सुधार करने के लिए वो अवतल उत्तल लेंस लगाता है। इस दोष का सुधार कौन से लेंस द्वारा किया जाता है, तो वो उत्तल लेंस है। आपको ऑप्शन में पूछ जाता है कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए हमें कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, तो आपको पूछा सकता है। ऑप्शन में आपको देगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तीसरा होता है वृद्धावस्था, यानी इंसान की जब उम्र काफी हो जाती है, वृद्धावस्था में चल जाता है, उसको दोष आती है, वो कहलाती है वृद्धावस्था दृष्टि दोष, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। यह दोष सामान्यतः बढ़ती उम्र के साथ होता है, जब उम्र काफी हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि नेत्र की लेंस की लोच जो होती है, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है उसमें कमी आ जाती है। यानी हमारे जो आंख में सिलियरी मसल्स होते हैं, सिलियरी मांसपेशियां होते हैं, उसमें क्या होता है, जो कमजोरी आता है, उम्र ढलने के साथ इंसान के अंदर हो जाता है, ये सारी कमी आने लगता है, तो उसके जो सिलियरी मांसपेशियां होती है उस पर वो कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी नेत्र लेंस की जो लोच होती है उसमें यानी इलास्टिसिटी में कमी आ जाती है। अब इस दोष में, इस दृष्टि दोष में क्या छवि का जो निर्माण होता है, इस दृष्टि दोष में छवि का निर्माण निकट की वस्तुओं की छवि रेटिना के कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनती है। और अगर सुधार की बात की जाए तो इस दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए केवल अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो सिर्फ उत्तल लेंस लगेगा, सिर्फ अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल रहेगा, लेकिन निकट व दूर अगर दोनों दोष होने पर हम लोग क्या करते हैं, द्विफोकस, जिसको हम लोग बाइफोकल भी कहते हैं, तो हम लोग द्विफोकस लेंस का यूज करते हैं। तो ये हुआ आपका तीनों दृष्टि दोष। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझा, देखिए कहाँ कब कब पूछा गया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसको अगर मैं आपको अपने लाइफ से एग्जांपल देकर समझाऊं, तो प्रतिस्थापन क्या होता है, जो अपने से ज्यादा होता है वो अपने कमजोर को धक्के देकर हटा देता है। सेम वही चीज यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया, प्रतिस्थापित मतलब बदल दिया जाता है, तो उसी हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी जिसके पास क्या होगा, ज्यादा अभिक्रियाशील क्षमता होगा, वो कम वाले को बदल देगा, उसकी जगह को ले लेगा। अगर उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में क्या है कि मीथेन को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश की रोशनी में, एक सेकेंड, अगर हम लोग इस मीथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है,
इस मीथेन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। यानी यहाँ कितना था, 4 हाइड्रोजन था, तो यहाँ 3 ही हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से और यहाँ के क्लोरीन जुड़ जाएगा। और फिर यहाँ क्लोरीन के साथ 2 क्लोरीन था, तो 1 क्लोरीन रहेगा, फिर इस 1 क्लोरीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जिसको हटाया वो आके इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी जब मीथेन, जिसको हम लोग, केमिकल फॉर्मूला क्या था, CH4, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है, तो मीथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु का स्थान क्लोरीन परमाणु लेता है, जो मैंने आपको भी बताया। क्या होता है, जब भी मीथेन को हम लोग सूर्य के प्रकाश की रोशनी में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन जो होता है, वो मीथेन के जो एक हाइड्रोजन का स्थान क्लोरीन के परमाणु द्वारा ले लिया जाता है। यहाँ मीथेन एक हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, यह कहलाएगी आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका फिजिक्स, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, भौतिकी से, कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। तो समझते हैं विद्युत विभव होता क्या है। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये यहाँ क्या है, एक इकाई, एक यूनिट का कोई चार्ज है, कोई आवेश है, उसको अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, उसी हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में अनंत पर रखी एक इकाई धनावेश, इकाई चार्ज को, इकाई आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वो विद्युत विभव कहलाता है। देखिए क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हम लोग। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु का क्या कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अगर विद्युत विभव की बात करें तो क्या होता है, विद्युत विभव होता है कार्य बटे आवेश। कार्य का अगर हम लोग इसका यूनिट निकालना चाहें तो कार्य का जूल होता है, आवेश का कूलम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम। अगर हम इसका एसआई मात्रक की बात करें तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। जूल पर कूलम को अगर आप करते हैं तो उसका निकलता है वोल्ट। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। और एक जूल कूलम, एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक जूल पर कूलम। सबका वैल्यू अगर आप एक रख देते हैं तो विद्युत विभव क्या आता है, जूल पर कूलम। जूल भी एक रख देते हैं, कूलम भी एक रख देते हैं, तो वोल्ट क्या कहलाएगा, एक जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखें। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र लिखें और इसका एसआई मात्रक लिखें। अब प्रतिरोध होता क्या, इसको समझ लेते हैं। यानी किसी चालक द्वारा, चालक मतलब कोई तार में अगर इलेक्ट्रिसिटी मानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा के प्रवाह को उसका जो रोकता है, उसको विरोध करता है, उसको बहने से रोकता है। मान लेते हैं ये कोई तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसको इसको विद्युत धारा प्रवाह होने से कोई क्या करता है, इसका विरोध करता है। यानी किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक धारा के प्रभाव को क्या करता है, कुछ थोड़ा बहुत विरोध करता है, और इसी गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। अगर हम लोग ओम के नियम के अनुसार बात करें तो ओम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से। तो ओम के नियम के अनुसार जो प्रतिरोध होता है, इसको हम आर से नोट करते हैं। आर बराबर क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा। यानी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बराबर वी अपॉन आई। और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वी बराबर क्या हो जाता है, आई इंटू आर। इस तरह से आपको भी दिया हुआ रह सकता है ऑप्शन में। जहां आर क्या होता है, जहां आर होता है प्रतिरोध, और वी होता है चालक के सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। और आई क्या होता है, आई होता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। तो समझ में आ गया विद्युत धारा प्रतिरोध क्या होता है। यानी किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करना ही क्या कहलाता है, विरोध करने के गुण को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और इसका हम लोग एसआई मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, जिसे हम लोग इस तरह से इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और यदि किसी चालक के सिरों के बीच एक वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है।
जैसे मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस ओम होता है, ये क्या होता है, वोल्ट अपॉन करंट। और वोल्टेज भी अगर हम एक ले लेते हैं, एक वोल्ट, और करंट भी 1 एम्पियर ले लेते हैं, तो हमारा जो प्रतिरोध होगा, जो हमारा रेसिस्टेंस होगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा। तो वोल्ट का वैल्यू और करंट का दोनों का वैल्यू एक एक लिया जाए, एक एक यूनिट लिया जाए, तो हमारा जो प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। और 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। डॉक्टर हमें क्या देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, इसकी सलाह हमें डॉक्टर क्यों दी जाती है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया। तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन मानव शरीर के लिए क्या होता है, एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक है। सूक्ष्म पोषक हम लोग किसको होता है, जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है, कम मात्रा में जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है, हमारे शरीर को, उसे हम लोग सूक्ष्म कहते हैं। इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या है, आयोडीन युक्त नमक जो होता है हमारे मानव शरीर के लिए क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। और आयोडीन की आवश्यकता थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए होती है। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होगा, नहीं होगा। और ये थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायराइड हार्मोन का निर्माण थायराइड ग्रंथि द्वारा किसका होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। और ये किसकी, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन नहीं रहेगा तो ये थायराइड ग्रंथि से वर्क नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, वही बताते हैं आपको, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को क्या हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है, तो व्यक्ति को घेंघा रोग हो सकता है, इसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। इसके अलावा आयोडीन की कमी से क्या क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास में बाधा आएगा, सही से हमारा वृद्धि नहीं होगा, सही से विकास नहीं होगा हमारे शरीर का। मानव शरीर में विकास की कमी आ जाएगी। मानसिक विकास की कमी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मेंटल डेवलपमेंट, हमारा सही से मानसिक विकास नहीं होगा, उसमें कमी आ जाएगी। और हमें थकान और कमजोरी होने लगेगा। इन जैसी समस्याओं को उत्पन्न हो सकती है। और आयोडीन युक्त नमक के नियमित सेवन, अगर लगातार हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, उसके सेवन से हमारे शरीर को क्या होता है, पर्याप्त अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। और जिससे इस रोगों से, ऊपर वाले रोगों से, ये सारे रोगों से क्या होता है, बचा जा सकता है। तो ये था कि हमें आयोडीन युक्त नमक उपयोग क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया था कि कोशिका के चारों कोशिकाओं के नाम लिखिए। एज आपको जैसे 2017 में पूछ लिया गया था, ये पूछ लिया था ऐसे। तो अगर 2 नंबर में पूछता तो आपको कुछ नहीं, चारों का सिर्फ नाम लिख देना है। तो कोशिका के 4 प्रमुख कोशिका निम्नलिखित स्तर लिख देना है। पहला में आपको दे देना है केंद्रक, दूसरा कर देना है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा कर देना है एंडोप्लाज्मिक जालिका, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और चौथा होता है गोल्जी तंत्र, यानी गोल्गी अपार्टस। ये चारों, जैसे इमेज में आपको चारों का नाम दिख रहा होगा, गोल्गी उपकरण, गोल्जी तंत्र, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे के सारे आपको यहाँ इस इमेज में दिख रहा होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये कह रहा है कि हमारे आमाशय यानी स्टमक यानी पेट, हमारे आमाशय में जो अम्ल बनता है, कौन सा अम्ल बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में बनता है। ये हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, ये क्या रोल प्ले करता है, इसका विस्तार से लिखिए। देखिए कब पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। तो ये सारे के सारे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। बिल्कुल आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपको मतलब सब देख के कोई टेंशन नहीं रहेगा, बिल्कुल सिर्फ आप इसको क्या कर रट लो एकदम। तो हमारे आमाशय में जो, यानी हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl जो स्रावित होता है, जो पाचन क्रिया में क्या करता है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे जो हम खाते हैं, जो हमारे जो खाना होता है, वो खाना क्या पचता है, इस खाने को पचाने में क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमाशय में अम्ल की मुख्य भूमिका निम्नलिखित, क्या क्या उसका भूमिका है। तो पहला अम्ल का भूमिका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे बॉडी में हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। हम जब खाना खाते हैं तो उसको क्या करता है, वो अम्ल है तो कौन सा माध्यम प्रदान करेगा, वो तो वो अम्लीय माध्यम प्रदान, जिससे क्या होता है कि पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो जाता है। जब हमारे खाने को वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम देता है, तो हमारे क्या होता है, जिससे पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है वो निकल जाता है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, वो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो वो
पेप्सिन एंजाइम करता है। हमारे बॉडी में हम जो खाना खाते हैं उसमें सब चीज रहता है ना, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, मिनरल्स रहता है, सब चीज रहता है। तो हम जो खाना खाते हैं तो उसमें जो एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम जो देता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होता है। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन हमारे बॉडी में प्रोटीन को पचाता है। पहला काम ये होगा कि भोजन में पाचन में सहायता करता है। अब इसका दूसरा काम क्या करता है, ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। देखिए HCl सुनते ही हम लोग, एसिड सुनते ही हम लोग डर जाते हैं कि HCl है तो मतलब ये क्या करेगा कि ये हमारे लिए नुकसान होगा, लेकिन HCl हमारे लिए फायदा भी करता है। तो ये क्या करता है, हमारे जैसे पेट में क्या होता है, हानिकारक भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं ना, तो उसको क्या करता है, उन जीवों को क्या करता है, नष्ट कर देता है, यानी हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन के साथ अनेक हानिकारक जीवाणु और रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो 100% प्योर तो नहीं जाता, उसके साथ साथ बहुत सारे जीवाणु रोगाणु उसके साथ अंदर जाते हैं हमारे पेट में, और आमाशय में उपस्थित अम्ल इन जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको मार देता है, जिससे शरीर को संक्रमण से बचता है, जिससे हमारे बॉडी बीमार नहीं पड़ता है। तीसरा इसका काम क्या है कि एंजाइमों को सक्रिय करता है। ये क्या करता है, एक्टिव करता है। हमारी बॉडी में जो जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो जो एंजाइम्स क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, उन एंजाइम्स को क्या करता है, ये एक्टिव करता है, यानी सक्रिय करता है। यानी आमाशय में पेप्सिनोजन नामक निष्क्रिय एंजाइम होता है। हमारे हमारे आमाशय में कौन सा होता है, पेप्सिनोजन नामक, जो होता है क्या, जो एक्टिव फॉर्म में नहीं, डीएक्टिव फॉर्म में रहता है, या इनएक्टिव भी इसको आप इसको कह सकते हैं। हमारे बॉडी में एक, हमारे बॉडी के स्टमक यानी आमाशय में क्या है, पेप्सिनोजन नाम का एक क्या रहता है, एंजाइम रहता है, जो क्या इनएक्टिव रहता है, यानी निष्क्रिय रहता है, और उसको क्या करता है, ये एक्टिव करता है, यानी सक्रिय करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस सक्रिय रूप से उसको, जैसे इनएक्टिव रहता है तो पेप्सिनोजन में रहता है, लेकिन जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको सक्रिय कर देता है, तो वो पेप्सिनोजन से किसमें बदल जाता है, वो पेप्सिन में बदल जाता है, और जिससे प्रोटीन का पाचन क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। क्लियर। अगर मैं इसका चौथा अगर बताऊं तो ये क्या करता है, भोजन में अर्ध द्रव अवस्था में बदलता है। हम भोजन को खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठोस अवस्था में खाते हैं ज्यादातर भोजन, तो उसको क्या करता है, वो अर्ध मतलब आधा आधा उसमें क्या करता है, उसमें पानी टाइप का ना, चिपचिपा टाइप को बनाता है, यानी हम लोग भोजन को नरम करता है, जिसको हम लोग कायम नामा अर्थ अवस्था में बदलता है। जैसे हमारे बॉडी में आपने कुछ खाया, उसको चबाया, चबा के अंदर गया पेट में, तो उसमें अगर HCl मिला, HCl मिलकर उसको क्या करता है, मुलायम बनाता है, और यही HCl मिलने के बाद वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है काइम। ये काइम का रूप ले लेता है। इसको जैसे HCl मिलने के बाद जो उसका बचता है उसे हम लोग काइम कहते हैं, और जिससे आगे आंतों में आसानी से पच जाता है। अगर ये अगर नहीं ठोस रहेगा तो आसानी से पचेगा नहीं, बचेगा। इसको क्या करता है, वो HCl मिलकर थोड़ा इसको क्या करता है, मुलायम बनाता है, जिससे हमारा क्या होता है, बॉडी में आसानी से पाचन हो जाता है। और पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है कैसे, कि अम्ल आमाशय को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखता है। हमारे बॉडी में, हमारे आमाशय में जो जो भी हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है, जो जो बैक्टीरिया है, उसे क्या करता है, उससे सुरक्षित रखता है, और पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखता है, मतलब कंटिन्यू पाचन करने में हेल्प करता है। ये था आपका, ये HCl क्या क्या रोल प्ले करता है, क्या क्या भूमिका निभाता है। अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के हमें उपयोग लिखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, और इसका आणविक सूत्र भी लिखिए, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या, पहले हम देख लेते हैं। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का बारीक चूर्ण होता है, चूर्ण मतलब पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये क्या होता है, बहुत ही बारीक क्या होता है, ये एक चूर्ण होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल में, यानी चिकित्सा, मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा में तथा सजावट में भी करते हैं। हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो इसे हम लोग यूज करते हैं ना। पीओपी, जैसे छत वगैरह में कुछ अगर डिजाइन करना होता है तो हम लोग पीओपी का यूज करते हैं। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सफेद रंग का बारीक चूर्ण होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा, सजावट तथा निर्माण कार्यों में किया जाता है। ये किस तरह का होता है, तो ये एक सफेद चूर्ण होता है, सफेद पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला उपयोग हम लोग पढ़ते हैं कि टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में क्या आता है। जब हम लोग किसी का पैर वगैरह टूट जाता है, हड्डी उड्डी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सही करके उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर चढ़ाने में क्या आता है, क्योंकि ताकि उसका पैर सीधा होकर रहे। ठीक है, तो टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में क्या आता है, आपने देखा किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें एक सफेद होके एक लेयर रहता है मोटा सा, जो काफी हार्ड रहता है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्तियां बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए तथा सजावटी वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाता है। तीसरा,
ब्लैक बोर्ड पर चौक बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो ब्लैक बोर्ड का जो हमारा चौक होता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। चौथा की बात करें तो छत और दीवारों की सजावट के लिए, जो मैंने आपको पीछे बताया, कोई डिजाइन वगैरह हम लोग छत में लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसका जो सांचा होता है उससे पीओपी से बना लेते हैं, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से, फिर उसके बाद हम लोग उसमें सीमेंट वगैरह यूज करते हैं। छत और दीवारों की सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। पांचवा की बात करें तो डेंटल और मेडिकल क्षेत्र में जैसे हम लोग मॉल बनाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। ये पांचों के पांचों आपके क्या थे, इसके उपयोग थे कि कहाँ कहाँ ये उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आणविक सूत्र की हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन ए में आपको ये दे देगा, ऑप्शन बी में कुछ दे देगा, ऑप्शन बी में आपको NaOH दे देगा, ऑप्शन सी में दे देगा NaHCO3 ये दे देगा, ऑप्शन डी दे देगा कोई नहीं। तो आपको कौन सा टिक करना है, तो आपको टिक करना है CaSO4 इंटू हाफ H2। ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुपतन से आप क्या समझते हैं। केमिस्ट्री से आपका मतलब रसायन विज्ञान से क्वेश्चन लिया गया है कि समझ लेते हैं क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनते हैं उसे लघुपतन कहते हैं। माने एक चीज से आप किसी चीज को तोड़ के दूसरा चीज बनाते हैं, मतलब एक चीज से दो होना। मान लो ये इतना बड़ा था, इसको आपने तोड़ दिया, उसका छोटे छोटे दो चीज में अपने इसको तोड़ दिया, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लघुपतन। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या किसी एक यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग लघुपतन कहते हैं। अर्थात जब एक यौगिक उष्मा, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, सरल पदार्थ में हो जाता है। एक यौगिक जो है ये उष्मा, प्रकाश या विद्युत किसी की भी उपस्थिति में क्या करता है, वो टूट जाता है, टूट कर वो क्या होता है, सरल पदार्थों में परिवर्तित बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया कहलाती है लघुपतन। एक आपका एग्जाम्पल है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को गर्म किया जाता है तो वह टूटकर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट के प्रेजेंस में आप इसको हीट में जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और साथ में इसके साथ क्या निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक यौगिक था ये, इससे टूटकर क्या बना, दो बन गया, एक और एक दो बन गया। इसी हम लोग क्या कहते हैं, लघुपतन कहते हैं। तो ये आपका एक क्या है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया किसका, लघुपतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यकता है। पोषण, हम खाना खाते हैं, जीवों के लिए हमें खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो पोषण क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। पोषण क्या होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन भी कहते हैं। पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जीव आवश्यक पदार्थ और ऊर्जा प्राप्त करता है ताकि शरीर में जीवन संबंधी सभी क्रियाओं सुचारू रूप से चल सके। हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें काम करने के लिए क्या, हमें क्या एनर्जी चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए कोई भी काम करने के लिए। ये ऊर्जा हमें जब तक हम कुछ खाना पीना, जब हम पोषण नहीं करेंगे तो हम खाना, ये ऊर्जा मिलेगी, हमें खाना से ही तो ये हमें मिलता है। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम सही से कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो पोषण क्या होता है, पोषण एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जीव आवश्यक पदार्थ और ऊर्जा प्राप्त करता है ताकि शरीर में जीवन संबंधी जितने भी हमारे लाइफ में क्या काम हो उसको हम लोग सही तरीके से कर सकें। और जीवों में पोषण के कई कारणों से आवश्यक है। अगर हम पहले की बात करें तो शरीर में वृद्धि की और विकास के लिए, हम जब तक कुछ खाएंगे पिएंगे तो हमारा वृद्धि होगा, हमारा विकास होगा नहीं होगा। तो शरीर में हमारा वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। यानी पोषण के माध्यम से हम प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ये सारे प्राप्त करते हैं हम लोग किसके माध्यम से, पोषण के माध्यम से। ये पदार्थ क्या करते हैं, शरीर के ऊतकों और अंगों की वृद्धि में, मरम्मत में मदद करते हैं। जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगा, हमारा मान लेते हैं कोई कोशिका हमारा मर गया तो उसको दोबारा जिंदा होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो उसको मरम्मत करने के लिए हमें पोषण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, शिशुओं और किशोरों में सही पोषण संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है। जब तक हम सही तरीके से पोषण नहीं करेंगे, सही तरीके से हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा सही तरीके से विकास होगा, अच्छी विकास होगा नहीं होगा। वही कह रहा है कि शिशु में, खासकर बच्चे में, ये ज्यादा मायने रखता है। दूसरा कह रहा है कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए, यानी भोजन से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और ये सारे क्या करता है, शरीर को हमारा ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा में क्यों चाहिए, अगर हम चल रहे हैं तो चलने के लिए तो हमें ऊर्जा चाहिए, चलने फिरने में भी ऊर्जा चाहिए। हम सांस ले रहे हैं, हमारा हृदय काम कर रहा है, हृदय क्रिया कर रहा है, तो वो क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हमें, जब तक एनर्जी नहीं रहेगा तो ये सारे काम करेंगे नहीं करेंगे।
पाचन क्रिया में मांसपेशियों की गतिविधियां, जैसे आप अगर पढ़े होंगे पाचन तंत्र में, तो एक इस तरह से नली होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली, जिसको हम लोग एसोफेगस कहते हैं, जो हमारा फूड पाइप होता है, यानी फूड पाइप। तो इट फूड पाइप में जैसे हम लोग मुंह से यहाँ हम खाना ऐसे अंदर कर दिए, तो हमारे मुंह के बाद हमारे इस होते हैं, इसमें खाना आते हैं, तो इसमें खाना आने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ कैसे पहुंचते, तो वो हमारा क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। यानी यहाँ खाना आ गया, फिर ये क्या करेगा, ये इसको इधर ये अपने आप को दबाएगा, इधर फैलाएगा, तो ये खाना आगे बढ़ जाएगा। फिर इस पार्ट को ये सिकुड़ लेगा, फिर इधर फैला देगा, तो ये यहाँ से खाना यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करेगा, इस पार्ट को ये इस एसोफेगस का यानी फूड पाइप का ये पार्ट सिकुड़ जाएगा, तो ये पार्ट फट जाएगा, इससे खाना इधर अगर दबाया जाएगा तो खाना आगे बढ़ जाएगा, फिर खाना यहाँ आ जाएगा। फिर क्या होता है कि इस पार्ट में फूड पाइप अपने आप को सिकुड़ लेता है, जिस सिकुड़ने से क्या होता है, ये खाना आगे आ जाता है। इस तरह से खाना ऐसे ऐसे करके करके यहाँ तक पहुंचता है। तो ये सारा जो सिकुड़ना होता है, इसका इसका मूवमेंट, जो पेरिस्टाल से मूवमेंट होता है, इसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो पाचन क्रिया में मांसपेशियों की गतिविधि के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर हम तीसरे की बात करें कि जीवन क्रियाओं के लिए, संचालन के लिए, यानी पोषण के माध्यम से शरीर को आवश्यक रासायनिक पदार्थ मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये पदार्थ हमें क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन बनाने में उपयोग होते हैं। हमारे जो ये पदार्थ हैं, ये पदार्थ हमें क्या करते हैं, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन को बनाने में क्या करते हैं, उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो एंजाइम पाचन क्रिया में हार्मोन शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। एंजाइम क्या करता है, पाचन क्रिया में उपयोग होता है, जबकि हार्मोन हमारा शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पोषण क्या करता है, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। यानी सही पोषण से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। आप सही खाना नहीं लेंगे तो आप क्या, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फिर आपको कोई भी जल्दी बीमारी हो जाएगा, कोई भी बीमारी का असर हो जाएगा। इसलिए आपका अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आप देखोगे कोरोना के टाइम में कि सब कोरोना ही होता, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहता था उसको नहीं होता था, जिसका वीक रहता था उन लोग को होता था। सारे के सारे जो जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, उसको कोरोना नहीं हुआ था। सही पोषण के लिए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। और विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व शरीर को क्या करता है, हमारे संक्रमण बीमारियों से और रोगों से, बीमारियों से तथा संक्रमण से हमें क्या करता है, बचाता है। एक क्वेश्चन है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका ये, उदाहरण सहित समझाएंगे। हम लोग पहले समझ लेते हैं, आपको इस तरह से उत्तर लिख देना, फिर लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक सरल पदार्थ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पदार्थ है, ये कोई एक पदार्थ है, ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। यहाँ दो अलग अलग पदार्थ है, दोनों मिलकर एक यहाँ नया पदार्थ बना देता है, तो इसी हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी एक्स अलग था, वाई अलग था, लेकिन दोनों मिलकर यहाँ एक्स वाई बना दिया, एक ही यौगिक बना दिया, इसी हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपको दिया हुआ ए था अलग, बी अलग था, और दोनों मिलकर एक नया ए बी बना दिया, और दो अलग मिलकर एक बनाया, इसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसा उदाहरण की बात करें तो लोहा और सल्फर का मेल, यानी अब जब लोहा, इसका क्या होता है, सिंबल Fe होता है, इसको जब आप सल्फर के साथ मिलाएंगे तो FeS बन जाता है। वहीं अगर हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बन जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें केवल एक नया यौगिक बनता है, बिल्कुल सही बात है, दो मिलकर एक बनता है, और ऊर्जा उत्सर्जित तथा अवशोषित हो सकती है। ऊर्जा क्या हो सकती है, बाहर भी निकल सकती है और अंदर भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक था संयोजन जिसमें क्या था, दो से एक बनता था, और इसमें क्या होता है, वियोजन में एक से दो बनेगा। यानी जिस अभिक्रिया में एक यौगिक अलग अलग सरल पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या पीछे क्या बताया कि ए अलग था, बी अलग था, दोनों मिलकर ए बी बनाया, ये कहलाया क्या, संयोजन। ए भी एक है, ये टूटकर ए और बी में बढ़ गया, एक से दो हो गया, तो ये कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। ए भी एक था, इससे टूटकर बी अलग बना, ए अलग बना, तो इसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म होना। मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, जब हम लोग इसको हीट देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो ये था आपका वियोजन अभिक्रिया। और पानी का विद्युत अपघटन, यानी जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, आप जब 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या होता है, जब हम लोग वाटर होता है, जैसे ये टू वगैरह होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें टू लगा, जब वाटर को हम लोग
इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन में टूट जाता है, साथ के साथ ऑक्सीजन में टूट जाता है, और वहीं जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो हमें वाटर बन जाता है। तो इसकी क्या विशेषता है कि इसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। संयोजन में क्या था कि दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक बनाते थे, इसमें क्या होता है एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, ऊर्जा स्रोत का उल्टा। और उष्मा प्रकाश का विद्युत की उपस्थिति में होता है। उष्मा जो होता है इसमें कहाँ मिलता है, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में। एक क्वेश्चन है कि उष्मा छेपी, एक क्वेश्चन है उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, उदाहरण से ही समझाइए। तो इसमें क्या है कि उष्मा छेपी क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की जिस अभिक्रिया में बाहरी स्रोत से ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ताकि क्या होता है अभिक्रिया संपन्न हो सके, ताकि जो हमारा रिएक्शन हो सके वो कंप्लीट हो सके, उसे हम लोग उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई ऐसा अभिक्रिया हो रहा है जिसमें बाहर से हमें क्या लिया जा रहा है, बाहर से ऊर्जा लिया जा रहा है, बाहरी स्रोत से ऊर्जा लिया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ऊर्जा बाहर से ली जाती है, और तापमान घटने पर अभिक्रिया क्या होता है, सुगम हो जाता है। तापमान घटने पर अभिक्रिया क्या होता है, सुगम हो जाता है। वहीं अगर हम उस चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, मैंने जब फिर आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जब इसको हम लोग हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जब हम इसको हीट देते हैं। वहीं अगर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जिस तरह फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग ऑफ प्लांट्स, यानी हम लोग हमारा जो पेड़ पौधे वो किस तरह से, किस प्रोसेस से, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू से ही हम क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइट की उपस्थिति में वाटर देते हैं तो क्या करता है, वो ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं सांस के रूप में, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। वहीं उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करें हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एनर्जी बाहर जाता है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, उष्मा या प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी इसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया ऊर्जा उत्सर्जित करती है, मतलब ऊर्जा बाहर निकालती है, ऊर्जा अपने से बाहर निकालती है, और आसपास का तापमान इसमें बढ़ जाता है। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में जलन, जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, वाटर बन जाता है। अब जब इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन, देन फिर यहाँ भी 2 लगा देंगे। देखिए हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें क्या होता है, और साथ के साथ वाटर के साथ यहाँ एनर्जी बाहर निकलता है, ऊर्जा जो होता है ये बाहर निकलता है। वहीं सोडियम और क्लोरीन की प्रतिक्रिया के साथ इसका रिएक्शन बताएं हम, तो जब सोडियम को हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें बनता है 2NaCl। बैलेंस करने के लिए इसमें हम लोग 2 आगे लगाते हैं, क्योंकि सोडियम 2 है यहाँ, और इसके साथ भी क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलता है। अगर हम एक लाइन में बात करें, इसका निष्कर्ष निकाले तो उष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, जो ऊर्जा ग्रहण करती है, जो ऊर्जा बाहर से लेती है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। वहीं उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करें तो ऊर्जा इसमें उत्सर्जित की जाती है, उसमें ऊर्जा बाहर निकाली जाती है, जैसे वाटर प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिलकर वाटर बनना, और इसमें क्या होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। क्लियर, थैंक यू क्लास। ये आपका रहा टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको पेपर में छपने को लगा, बिल्कुल ये वायरल क्वेश्चन है, वायरल प्रश्न है। आप इसे मिस किए तो समझिए आप अपना मार्क्स कम कर दिए बोर्ड में। तो आप भी अगर चाहते हैं कि फुल आउट ऑफ फुल 100% मार्क्स आप गेन करें, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और इसको कंप्लीटली वॉच करें और हमारे साथ आगे बने रहिए। थैंक यू सो मच।